हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सीटेट सीटीपी बूस्टर। फ्रेंड्स, अगर आप आगामी सीटेट या टीचिंग एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। आज हम शुरू करने जा रहे हैं अधिगम लर्निंग का चैप्टर। इस टॉपिक से 5-10 क्वेश्चन जरूरी एग्जाम में आते हैं। इस वीडियो में हम अधिगम को बिल्कुल ईजी एंड एग्जाम ओरिएंटेड वे में समझेंगे ताकि आपको न केवल कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए बल्कि परीक्षा में सही उत्तर सिलेक्ट करना भी आपको ईजी हो जाए। तो बिना समय गवाए शुरू करते हैं आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक लर्निंग। सबसे पहले हम समझेंगे लर्निंग क्या होता है। जब कोई व्यक्ति अनुभव, अभ्यास या प्रशिक्षण के कारण अपने व्यवहार, ज्ञान, कौशल या सोच में अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है तो उसे अधिगम या लर्निंग कहते हैं। देखो फ्रेंड, जब हम अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं या स्किल को बढ़ाते हैं या अपनी थिंकिंग को अपडेट करते हैं या जैसा हम चाहते हैं वैसा बन जाते हैं तो इसके पीछे हम या तो कहीं से एक्सपीरियंस लेते हैं या कोई प्रैक्टिस करते हैं या कहीं से हम ट्रेनिंग लेते हैं। तो जो ट्रेनिंग और एक्सपीरियंस या प्रैक्टिस से जो हमारे अंदर चेंजेस आते हैं, हमारा व्यवहार अच्छा हो जाता है, हम स्किल सीख लेते हैं, हमारी सोच और पॉजिटिव हो जाती है, हमारी नॉलेज बढ़ जाती है, जैसा हम चाहते हैं हम वैसा बन जाते हैं, तो ये अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन होता है। और यही परिवर्तन हमारे व्यवहार में जो आता है इसी को हम अधिगम कहते हैं। आसान शब्दों में अगर समझें तो अधिगम वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा व्यक्ति अनुभवों और अभ्यास के माध्यम से नया ज्ञान, नया कौशल, आदतें और व्यवहार प्राप्त करता है। जैसे कोई बच्चा साइकिल चलाना सीखता है, मैथ का सॉल्यूशन करना सीखता है, पेरेंट्स को देख के बच्चा नमस्ते करना सीखता है। इन सभी स्थितियों में नया व्यवहार सीखा गया है और यही जो नया व्यवहार हम सीख रहे हैं ना, यही अधिगम है, यही लर्निंग है। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं डेफिनेशन ऑफ लर्निंग। अधिगम की परिभाषा है। फर्स्ट डेफिनेशन गेट्स के अनुसार है, लर्निंग इज द मॉडिफिकेशन ऑफ बिहेवियर थ्रू एक्सपीरियंस एंड ट्रेनिंग। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में होने वाला परिवर्तन अधिगम कहलाता है। एंड सेकेंड डेफिनेशन क्रो एंड क्रो की है। अकॉर्डिंग टू क्रो एंड क्रो, लर्निंग इज द एक्विजिशन ऑफ हैबिट, नॉलेज एंड एटीट्यूड। आदतों, ज्ञान और दृष्टिकोणों को प्राप्त करने की प्रक्रिया अधिगम कहलाती है। ये दोनों ही डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये कथन करके एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम देखेंगे कि लर्निंग की विशेषताएं क्या होती हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग्स क्या हैं। अधिगम व्यवहार में परिवर्तन लाता है। सीखने के बाद व्यक्ति के व्यवहार में चेंजेस दिखाई देते हैं। अधिगम एक सतत प्रक्रिया है, यानी कि सीखना जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता रहता है। थर्ड है, अधिगम अनुभवों पर आधारित होता है। जो आपने अनुभवों से सीखा है ना, वही हमारी लर्निंग होती है। फोर्थ है, अधिगम उद्देश्यपूर्ण होता है। जब तक सीखने के पीछे हमारा कोई एम नहीं होता तब तक हम कुछ सीख भी नहीं पाते हैं, तो अधिगम हमेशा उद्देश्यपूर्ण होता है। फिफ्थ है, अधिगम सार्वभौमिक है, यानी कि हर व्यक्ति सीखता है। सिक्स्थ है, अधिगम सक्रिय प्रक्रिया है। सीखने में व्यक्ति की सक्रिय भागीदारी आवश्यक होती है। अगर आप सीखने के लिए एक्टिव नहीं है तो आप सीख नहीं पाएंगे, इसलिए लर्नर का हमेशा एक्टिव रहना बहुत जरूरी होता है। सेवंथ है, अधिगम अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लाता है। अपेक्षाकृत का मतलब है जैसा आप चाहते हैं वैसा व्यवहार अगर आपके अंदर आ जाए तो अपेक्षाकृत परिवर्तन होता है। तो सीखा हुआ व्यवहार कुछ समय तक बना रहता है, जो आपने सीखा है वो आपके अंदर अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन लेकर आता है। नेक्स्ट पॉइंट है, अधिगम विकास में सहायता करता है। सीखने से व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। जैसे जैसे हम नई नई चीजें सीखते हैं हम उतने ही विकसित और डेवलप होते चले जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग कितने प्रकार की होती है। तो फर्स्ट है फॉर्मल लर्निंग, सेकेंड इनफॉर्मल लर्निंग, थर्ड नॉन फॉर्मल लर्निंग, फोर्थ है मोटर लर्निंग, फिफ्थ वर्बल लर्निंग एंड सिक्स्थ ऑब्जर्वेशन लर्निंग। ठीक है, अब हम इन सबको वन बाय वन समझते हैं ये क्या होती हैं। तो फर्स्ट है हमारा फॉर्मल लर्निंग, औपचारिक अधिगम। फॉर्मल लर्निंग वो होता है जो हम स्कूल में, कॉलेजेस में या किसी संस्थान में जाकर नियोजित रूप से वेल प्लान तरीके से सीखते हैं, जिसका करिकुलम होता है, जहाँ पर हमारा एग्जाम होता है, हमें रिजल्ट मिलता है, जहाँ हम पूरा प्रोसेस फॉलो करके एडमिशन लेते हैं, वो एक औपचारिक लर्निंग, औपचारिक अधिगम का एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे क्लासरूम में पढ़ाई करना, पुस्तकों से पढ़ना, एग्जाम देना, ये सब हमारा फॉर्मल लर्निंग का पार्ट है। उधर हमारा इनफॉर्मल लर्निंग क्या होता है, जो हम अपनी डेली लाइफ से सीखते हैं, डेली लाइफ के अनुभवों से सीखते हैं, समाज में रह करके सीखते हैं, लोगों से व्यवहार करके सीखते हैं, वो हमारा इनफॉर्मल लर्निंग होता है। जैसे माता पिता से काम सीखना, दोस्तों के साथ रहकर खेलना सीखना, दैनिक जीवन में से अपनी परेशानियों से कुछ हमें सीखने को मिलता है, ये सब हमारा फॉर्मल लर्निंग का पार्ट है। नेक्स्ट है नॉन फॉर्मल लर्निंग। नॉन फॉर्मल लर्निंग जो शिक्षा विद्यालय की नियमित व्यवस्था से बाहर होती है। यहाँ पे भी व्यवस्था होती है लेकिन बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होती, लचीले रूप में होती है। ठीक है, तो लचीले रूप में जीवन के अनुभवों से, गतिविधियों से और सामाजिक संपर्कों के माध्यम से
प्राप्त की जाती है उसे हम कहते हैं अनौपचारिक अधिगम। ठीक है, ये विद्यालय के बाहर होती है, लचीली होती है और व्यवहारिक होती है, जीवन उपयोगी ज्ञान और कौशल देती है, किसी भी उम्र के लोग इसमें भाग ले सकते हैं। ये ज़्यादातर हम लोग स्किल लेने के लिए करते हैं, स्किल के लिए हम इस तरह के एजुकेशन में जाते हैं, जैसे कि कंप्यूटर कोर्स करना या आजकल ऑनलाइन कोचिंग लेना, ये सब हमारा नॉन फॉर्मल एजुकेशन का एग्जाम्पल है। नेक्स्ट है मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग यानी कि गत्यात्मक अधिगम। इस अधिगम में शरीर के अंगों और मांसपेशियों का उपयोग करके कौशल या कार्य करना सीखते हैं, जैसे कि छोटे बच्चे सीखते हैं साइकिल चलाना, तैराकी करना, लिखना सीखना, डांस सीखना। ये सारे एग्जाम्पल हमारे मोटर लर्निंग के हैं। नेक्स्ट है वर्बल लर्निंग। वर्बल लर्निंग में हम मौखिक अधिगम बोलते हैं इसको। इस अधिगम में भाषा, शब्दों, बोलने, सुनने, पढ़ने और समझने, यानी कि अपने विचारों के आदान प्रदान करने का जो भी हमारा जरिया होता है, शब्द बोलना, सुनना, पढ़ना, समझना, वो सब हम इसमें सीखते हैं और ये है हमारा वर्बल लर्निंग। नेक्स्ट है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, अवलोकनात्मक अधिगम। जब कोई व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर, समझकर या उसका अनुकरण करके सीखता है तो इसे हम कहते हैं अवलोकनात्मक अधिगम यानी कि ऑब्जर्वेशन लर्निंग। और छोटे बच्चे बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लर्निंग करते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि जैसा आप करोगे बच्चा वैसे ही सीख जाएगा। बच्चा माता पिता को नमस्ते करते देखता है तो वह खुद भी नमस्ते करना सीखता है। बच्चा टीचर को पढ़ाते हुए देखता है तो वो पढ़ना सीखता है। बच्चा बड़े भाई को साइकिल चलाते देखता है तो साइकिल चलाने की कोशिश करता है। और कई बार हम देखते हैं कि बच्चे ने जो अभी फ़ोन में देखा है वो उसी को कॉपी कर रहा है, या जो उसने कार्टून में देखा है और बहुत ज़्यादा देख रहा है तो वो उस कार्टून को ही अपने व्यवहार में ले आता है और उसी की तरह हरकतें करने लगता है। तो ये सभी एग्जाम्पल जो है ये ऑब्जर्वेशन लर्निंग के एग्जाम्पल हैं, अवलोकनात्मक अधिगम। और बच्चा बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन लर्निंग से सीखता है। अब हम देखेंगे लर्निंग की इंपॉर्टेंस थ्योरीज। तो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट थ्योरीज है? फर्स्ट है हमारी थॉर्नडाइक की ट्रायल एंड एरर थ्योरी। थॉर्नडाइक का प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादन एडवर्ड ली थॉर्नडाइक हैं। थॉर्नडाइक का मानना था कि मनुष्य और पशु बार बार प्रयास और गलतियों के माध्यम से सीखते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी समस्या का समाधान खोजता है तो शुरुआत में वह कई तरह की गलतियां करता है और धीरे धीरे सही प्रतिक्रिया सीख लेता है। यही है ट्रायल एंड एरर लर्निंग। तो ट्रायल एंड एरर लर्निंग में क्या होता है कि हम गलतियां करते करते अचानक कुछ ऐसा कर देते हैं कि उससे हमें रास्ता मिल जाता है और हम सही प्रतिक्रिया सीख लेते हैं। इसको सिद्ध किया उन्होंने अपने एक प्रयोग से। ये प्रयोग थॉर्नडाइक ने किया बिल्ली पर। थॉर्नडाइक ने एक भूखी बिल्ली को एक आंशिक पहेली बॉक्स में रखा। बॉक्स को बाहर निकलने के लिए बिल्ली को लीवर दबाना होता था, लेकिन बिल्ली को भी लीवर दबाना नहीं आता है। ठीक है, तो भूखी बिल्ली को बॉक्स के अंदर रखा गया और बाहर एक फिश रख दी। अब बिल्ली बाहर निकलने के लिए इधर उधर कोशिश करती है और कई गलत प्रयासों के बाद अचानक बिल्ली का पैर जो है वो लीवर पर पड़ जाता है और लीवर दबते ही दरवाज़ा खुल जाता है और बिल्ली बाहर निकल आती है। बाहर आकर उसको फिश मिल जाती है और वह फिश खाती है। तो थॉर्नडाइक कहते हैं कि बार बार प्रयास करने से और गलतियां करने के माध्यम से ही सही प्रतिक्रिया सीख ली जाती है। यही अधिगम है, यही लर्निंग है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था थॉर्नडाइक का एक्सपेरिमेंट जो कि किया उन्होंने बिल्ली पर। अब थॉर्नडाइक ने सीखने के नियम बताए, जिसमें उन्होंने 3 प्रमुख नियम बताए और बाकी गौण नियम बताए। 3 प्रमुख नियम हैं तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस, अभ्यास का नियम, लॉ ऑफ एक्सरसाइज, प्रभाव का नियम, लॉ ऑफ इफेक्ट। अब हम इन तीनों नियम को बारी बारी से समझते हैं। तो सबसे पहले है तत्परता का नियम, लॉ ऑफ रेडीनेस। थॉर्नडाइक के अनुसार जब विद्यार्थी किसी कार्य को करने के लिए मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से तैयार होता है तो सीखना आसान और तेज और प्रभावी होता है। तत्परता का अर्थ है सीखने के लिए इच्छा होना, रुचि होना, प्रेरणा अंदर से होना। आंतरिक रूप से आप प्रेरित होने चाहिए सीखने के लिए। जब विद्यार्थी तैयार होता है तो वह ध्यानपूर्वक सीखता है। यदि विद्यार्थी ध्यानपूर्वक सीखता है तो अधिगम जल्दी हो जाता है और लॉन्ग लास्टिंग रहता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यदि बच्चा कहानियों को सुनना पसंद करता है तो कहानी सुनाते समय वह ध्यान से सुनेगा और जल्दी सीखेगा। यदि छात्र को विषय में रुचि है तो वह कठिन विषयों को भी आसानी से समझ लेता है। यदि बच्चा खेल खेलने के लिए तैयार है तो खेल के नियम भी जल्दी समझ लेगा। यदि विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी मन से करता है तो जरूर जो पॉसिबल है कि उसके अंक भी अच्छे ही आएंगे। यदि संगीत सीखने की इच्छा हो तो अभ्यास करने पर वह जल्दी हमें आ जाता है। ठीक है, अब सेकंड है लॉ ऑफ एक्सरसाइज, अभ्यास का नियम। थॉर्नडाइक के अनुसार किसी भी कार्य को बार बार अभ्यास करने से वह कार्य मजबूत हो जाता है और सीखना स्थायी हो जाता है। देखिए अभ्यास करने से होता क्या है। अभ्यास से आदत बनती है, कौशल और दक्षता में वृद्धि हो जाती है, सीखना स्थायी और प्रभावी बनता है, गलतियां धीरे धीरे कम होती जाती हैं और नई स्थितियों में प्रदर्शन बेहतर होता जाता है। अभ्यास के नियम के सीखने के उदाहरण हैं कि साइकिल चलाना सीखना, टाइपिंग सीखना, गणित के प्रश्न हल करना,
खेल का अभ्यास करना, ठीक है, इस गिटार बजाना सीखना या कोई भी वाद्य यंत्र बजाना सीखना, ये सब हम जो करते हैं वो अभ्यास के नियम के थ्रू सीखते हैं। थर्ड है लॉ ऑफ इफेक्ट, प्रभाव का नियम। जिस कार्य के परिणाम से सुख या संतोष मिलता है उसे व्यक्ति दोहराता है, और जिससे दुख या असंतोष मिलता है उसे व्यक्ति टाल देता है या करना छोड़ देता है। तो क्रिया करेंगे आप, फिर परिणाम आएगा, और परिणाम अच्छा आया तो आप रिपीट करेंगे, और परिणाम बुरा आया, नेगेटिव परिणाम आया तो आप उस कार्य को करना छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा प्रभाव का नियम। इस नियम के अनुसार प्रत्येक क्रिया का कोई ना कोई परिणाम होता है। यदि परिणाम सुखद होता है तो वह क्रिया मजबूत होती जाती है और दोहराई जाती है। यदि परिणाम दुखद होता है तो वह क्रिया कमजोर होती जाती है और कम हो जाती है, समाप्त हो जाती है। ठीक है फ्रेंड्स, तो इसमें हमारे उदाहरण हैं, बच्चा मेहनत से पढ़ाई करता है और अच्छे अंक लेकर आता है, उसे शाबाशी और पुरस्कार मिलता है। इससे बच्चा पढ़ाई की क्रिया को दोहराता है और हर बार वो अधिक मेहनत करके अच्छे अंक लेकर आता है। अब इसी का दूसरा एग्जाम्पल है, यहाँ पर बच्चों को मिलता है दुखद परिणाम। यदि बच्चा पढ़ाई नहीं करता और कम अंक लाता है तो उसे डांट पड़ती है या दंड मिलता है। इससे बच्चा पढ़ाई न करने की क्रिया को छोड़ देता है और उससे बचने लगता है। ठीक है, तो इस तरह लॉ ऑफ इफेक्ट जो है काम करता है लर्निंग में। अब नेक्स्ट है हमारे थॉर्नडाइक के गौण नियम, जो कि माइनर लॉज कहलाते हैं। इसमें है लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, बहु प्रतिक्रिया का नियम। व्यक्ति किसी समस्या के समाधान के लिए अनेक प्रकार के प्रयास करता है। सेकंड है सेट ऑफ एटीट्यूड, मनोवृत्ति का नियम। व्यक्ति का दृष्टिकोण जैसा होता है, उसकी मानसिक तैयारी जैसी होती है, वो भी सीखने को प्रभावित करती है। नाउ नेक्स्ट वन इज लॉ ऑफ पार्शियल एक्टिविटी। व्यक्ति संपूर्ण स्थिति की बजाय महत्वपूर्ण भागों पर ध्यान देता है सीखते समय। लॉ ऑफ एसोसिएटिव शिफ्टिंग, एक उद्दीपक की प्रतिक्रिया को धीरे धीरे दूसरे उद्दीपक से जोड़ दिया जा सकता है। ठीक है, लॉ ऑफ रिस्पॉन्स बाय एनालॉगी, नई स्थिति में व्यक्ति पुराने अनुभवों का उपयोग करता है। नेक्स्ट है लॉ ऑफ बिलोंगिंगनेस, संबंधता का नियम। जो बातें आपस में संबंधित होती है ना, उन्हें सीखना आसान होता है। तो ये थे इनके गौण नियम। अब हम देखते हैं कि थॉर्नडाइक की जो थ्योरी है ट्रायल एंड एरर, इसका एजुकेशनल में कितना इंपॉर्टेंस है, कितना इम्प्लीमेंट होता है इसको। तो अभ्यास पर बल देता है, अधिक अभ्यास और सीखना मजबूत और स्थायी बनाता है। सीखने में प्रेरणा को महत्व बताता है, पुरस्कार के महत्व को स्पष्ट करता है, कौशल आधारित अधिगम में उपयोगी होता है। ये खेल, लेखन, साइकिल चलाना आदि सीखने में सहायक है ट्रायल एंड एरर का मेथड। अब कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडवर्ड एल थॉर्नडाइक। थॉर्नडाइक ने अपना प्रसिद्ध प्रयोग किस पर किया? तो बिल्ली पर किया। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया कैसी होती है? बार बार प्रयास और त्रुटि के माध्यम से सही समाधान तक पहुंचने की प्रक्रिया होती है। इस सिद्धांत का मुख्य नियम कौन सा है? तो इसके 3 मुख्य नियम है, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम और तत्परता का नियम। ट्रायल एंड एरर सिद्धांत की मुख्य विशेषता क्या है? इसकी मुख्य विशेषता है कि सीखने को धीरे धीरे और अनुभव पर आधारित मानता है ये। ठीक है, तो ट्रायल एंड एरर थ्योरी खत्म होती है। अब नेक्स्ट थ्योरी देखते हैं, पावलोव की क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। इस सिद्धांत का प्रतिपादन इवान पेट्रोविच पावलोव ने किया था। वे रूस के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक साइकोलॉजिस्ट थे। उनका मुख्य विचार था कि सीखना उद्दीपकों के बीच संबंध स्थापित होने से होता है। अर्थात जब 2 घटनाएं बार बार घटित होती हैं तो व्यक्ति उनके बीच संबंध स्थापित कर लेता है और इस प्रक्रिया से वो लर्निंग करता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने की प्रक्रिया उद्दीपकों के बीच संबंध स्थापित होने से होती है। इस बात को उन्होंने प्रूव किया अपने एक प्रयोग से। इनका प्रयोग था कुत्ते पर। ठीक है, तो जिसमें पावलोव हमें बताते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में कैसे एसोसिएशन बनाया जा सकता है। तो अब देखते हैं इनका प्रयोग क्या था। इनके प्रयोग में, एक्सपेरिमेंट में, पहले बिफोर कंडीशनिंग एक डॉग को फूड दिया जाता है। ठीक है, वो जो फूड है वो अनकंडीशनल स्टिमुलस है और उसको देखकर डॉग का स्लाइवा निकलता है। ये स्लाइवा अनकंडीशनल रिस्पॉन्स है। तो इनकी जो प्रयोग की सामग्री है वो है एक डॉगी, फूड और एक बेल। सबसे पहले क्या करते हैं, भोजन दिखाते हैं डॉगी को और भोजन देखकर डॉग के मुंह में लार आ जाती है। ठीक है, भोजन यहाँ पर स्टिमुलस है और लार यहाँ पर रिस्पॉन्स है। अब सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं, डॉगी को भोजन देते हैं और एक साथ में बेल भी बजा देते हैं और भोजन देखकर डॉग के मुंह में लार आ जाती है। ये प्रोसेस ये बार बार करते हैं, बेल बजाते हैं और साथ में भोजन देते हैं, डॉग के मुंह में लार आती है, या फिर भोजन देते हैं और साथ में बेल बजाते हैं और डॉग के मुंह में लार आती है। ये जो स्लाइवा आ रहा है ना, ये उसको नोटिस करते हैं और बार बार ये प्रोसेस करते रहते हैं। अब तीसरे स्टेप में क्या करते हैं कि सिर्फ बेल बजाते हैं और भोजन नहीं देते, फूड वहाँ पर नहीं रखते और डॉग के मुंह में फिर से स्लाइवा आ जाता है। अब ये नोटिस करते हैं कि बिना फूड के भी डॉग के मुंह में स्लाइवा आ गया। तो जो काम फूड कर रहा था वो काम अब बेल करने लग गई।
यानी कि घंटी सुनते ही अब डॉग के मुंह में लार आने लगी। तो यहाँ पे कंडीशनल जो घंटी है ना वो कंडीशनल स्टिमुलस है और जो लार है वो कंडीशनल रिस्पॉन्स है। ठीक है, अब घंटी को देखकर ही रिस्पॉन्स आ रहा है, जो रिस्पॉन्स पहले भोजन को देख करके आ रहा था। तो यहाँ पर ये कहते हैं कि स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के बीच में एसोसिएशन स्थापित करने से भी लर्निंग होती है, अर्थात बार बार साथ में प्रस्तुत करने से घंटी भी लार उत्पन्न करने लगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये इनका प्रयोग था। अब पावलोव की थ्योरी से भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इवान पावलोव। पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? आंसर है डॉगी पर। क्वेश्चन थर्ड, पावलोव का सिद्धांत किस पर आधारित है? आंसर है स्टिमुलस और रिस्पॉन्स के संबंध पर। ठीक है, क्वेश्चन फोर है, घंटी किसका उदाहरण है? घंटी यहाँ पर कंडीशनल स्टिमुलस का उदाहरण है। और भोजन किसका उदाहरण है? तो भोजन यहाँ पर अनकंडीशनल स्टिमुलस का उदाहरण है। ठीक है फ्रेंड्स, नेक्स्ट थ्योरी है हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी, सक्रिय अनुबंध सिद्धांत। ये स्किनर ने दिया था, इसके प्रतिपादक हैं बीएफ स्किनर। बीएफ स्किनर ने ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी का प्रतिपादन किया। स्किनर के अनुसार मनुष्य अपने व्यवहार के परिणाम से सीखता है। यदि किसी व्यवहार के बाद अच्छा परिणाम मिलता है तो उस व्यवहार में दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है, और अगर परिणाम खराब मिलता है तो व्यवहार या तो घट जाता है या खत्म हो जाता है। अब यहाँ पर देखते हैं ऑपरेंट का अर्थ क्या है। तो ऑपरेंट का अर्थ है स्वयं कार्य करना, टू ऑपरेट और एक्ट। इस सिद्धांत में शिक्षार्थी स्वयं कोई कार्य करता है और उसके परिणाम के आधार पर सीखता है। ठीक है, तो यहाँ पर लर्निंग जो है वो व्यवहार के परिणाम पर निर्भर करती है। एग्जाम्पल है, बच्चा कक्षा में सही उत्तर देता है और आप उसको शाबाश बोलते हैं तो बच्चा दोबारा उत्तर देने की कोशिश करता है, टीचर उसकी प्रशंसा करता है तो वह दोबारा से आंसर देने की कोशिश करता है और क्लास में एक्टिव रहता है। आप जानेंगे कि ऑपरेंट कंडीशनिंग क्या है। बीएफ स्किनर के अकॉर्डिंग ऑपरेंट कंडीशनिंग इज प्रोसेस ऑफ लर्निंग इन विच बिहेवियर इज स्ट्रेंथनिंग एंड वीकेंड बाय द कॉन्सिक्वेंसेज दैट फॉलो इट। बीएफ स्किनर के अनुसार ऑपरेंट अनुबंध वह अधिगम प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवहार के बाद प्राप्त होने वाले परिणाम और उस व्यवहार को सुदृढ़ या कमजोर करते हैं। ठीक है, स्किनर के अनुसार व्यक्ति अपने व्यवहार के परिणामों से ही सीखता है। पहले उसने कोई बिहेव किया, फिर उसको परिणाम मिला। अगर परिणाम अच्छा है तो लर्निंग होती है, परिणाम गलत है तो वह व्यवहार चेंज हो जाता है, उसमें भी उसकी लर्निंग होती है। इन्होंने अपना प्रयोग किया एक कबूतर पर। ठीक है, अब इनका प्रयोग समझते हैं। प्रयोग का प्रोसेस क्या है? स्टेप वन में इन्होंने भूखे चूहे को एक बॉक्स में रखा। चूहा इधर उधर घूमता रहा, क्योंकि चूहा भूखा था तो वो और ज़्यादा घूम रहा था। अब स्टेप थर्ड में क्या होता है, गलती से चूहे से लीवर दब जाता है और लीवर दबते ही उसको भोजन मिलता है। अब चूहा बार बार लीवर दबाने लगता है, यानी कि जब आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है तो आप वह व्यवहार बार बार करते हैं, उस व्यवहार को आप दोहराते हैं। ठीक है, ये स्किनर हमें समझाना चाहते थे। तो इस प्रयोग से सिद्ध होता है कि जिस व्यवहार के बाद आपको पुरस्कार मिलता है वह व्यवहार दोहराया जाता है, और जिस व्यवहार के बाद आपको पुरस्कार नहीं मिलता है या सजा मिलती है वह व्यवहार हम नेचुरली कम कर देते हैं या उसको ख़त्म कर देते हैं। ये जो पुरस्कार है, इस पुरस्कार को उन्होंने रीइंफोर्समेंट कहा। रीइंफोर्समेंट वह प्रक्रिया है जिसमें किसी व्यवहार को दोहराए जाने की संभावना बढ़ जाती है। ये स्किनर के सिद्धांत का सबसे महत्वपूर्ण भाग है। रीइंफोर्समेंट दो तरह का होता है, पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। सकारात्मक पुनर्बलन, अच्छे व्यवहार के बाद कोई अच्छी वस्तु की प्रशंसा की जाती है तो व्यवहार दोहराया जाता है। अच्छे अंक आने पर पुरस्कार मिलना, सही उत्तर देने पर शिक्षक की प्रशंसा करना, होमवर्क पूरा करने पर स्टार या चॉकलेट मिलना, ये जो एक परिणाम मिल रहे हैं ना यहाँ पे अच्छा व्यवहार को बढ़ाता है। वहीं नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में अच्छे व्यवहार करने पर कोई अप्रिय चीज़ हटा दी जाती है, जैसे समय पर कार्य पूरा किया इसलिए आपको एक्स्ट्रा होमवर्क नहीं मिला, सीट बेल्ट लगाने पर चेतावनी की आवाज़ आनी बंद हो गई। यानी कि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में सजा नहीं मिलती है, इसका उद्देश्य अच्छे व्यवहार को ही बढ़ाना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट बताते हैं पनिशमेंट। पनिशमेंट का उद्देश्य किसी अवांछित व्यवहार को कम करना होता है। पनिशमेंट भी दो तरह का होता है, पॉजिटिव पनिशमेंट, नेगेटिव पनिशमेंट। पॉजिटिव पनिशमेंट होता है कि जब आप कोई गलत व्यवहार कर रहे हैं, आप अप्रिय परिणाम दे रहे हैं तो आपको उस पर डांट लगती है, शरारत करने पर आपको डांट लगेगी। नेगेटिव पनिशमेंट होती है कि गलत व्यवहार करने पर आपकी पसंदीदा वस्तु को छीन लिया जाता है, वो सुविधा हटा दी जाती है। जैसे कि आपने कोई शरारत की तो अब आपको खाने के लिए चॉकलेट नहीं मिलेगी, आपका आज फ़ोन बंद कर दिया जाएगा, आपको आज देखने के लिए फ़ोन नहीं मिलेगा।
ये एक नेगेटिव पनिशमेंट होता है, ठीक है। तो दंड का उपयोग सोच समझकर करना चाहिए और सीमित मात्रा में करना चाहिए ताकि इसका प्रभाव अच्छा ही हो। लर्निंग का एक और जो तरीका है वो है शेपिंग। किसी कठिन व्यवहार को छोटे छोटे चरणों में अगर आप सिखाते हैं और प्रत्येक सही स्टेप पर आप उसको रीइंफोर्समेंट देते हैं, मोटिवेट करते हैं, तो इससे भी हमारी लर्निंग होती है। एग्जाम्पल के लिए आप बच्चों को लिखना सिखा रहे हैं तो पहले आप बच्चों को पकड़ना सीखता है, वो फिर रेखाएं बनाना सीखता है, फिर अक्षर बनाना सीखता है और फिर अच्छा लिखने लग जाता है। तो आप उसको हर स्टेप पर प्रोत्साहन देते चलिए। साइकिल चलाना बच्चा सीख रहा है, संतुलन बनाना सीखा तो आपने उसको थोड़ा सा प्रोत्साहन दिया, फिर वो आगे का प्रोसेस करेगा और आगे का प्रोसेस करेगा और साइकिल चलाना सीख जाएगा। इस तरह छोटे छोटे स्टेप्स में सिखाने से कठिन व्यवहार भी आसानी से सीखा जा सकता है। ओके फ्रेंड्स, नाउ नेक्स्ट पॉइंट है हमारा चेनिंग। चेनिंग का अर्थ है श्रृंखलाबद्ध तरीके से आप अधिगम कराना। बड़े कार्य को आप छोटे छोटे क्रम में बांटकर सिखाइए। जैसे कि बच्चे को जूते का फीता बांधना सिखाना है तो आप पहले फीते पकड़ना सिखाइए, फिर उसे क्रॉस करना सिखाइए, फिर बच्चे को गांठ बांधना सिखाइए और लूप बनाना सिखाइए। छोटे छोटे स्टेप में बच्चा बड़े काम को भी आसानी से सीख जाता है। नेक्स्ट है एक्सटिंक्शन लॉप। जब किसी व्यवहार को पुनर्बलन मिलना बंद हो जाता है ना, तो व्यवहार धीरे धीरे खत्म हो जाता है। बच्चा ध्यान आकर्षित करने के लिए बहुत शोर करता है, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। जब उस पर कोई ध्यान नहीं देगा ना, तो कुछ समय बाद बच्चा खुद ही चुपचाप बैठ जाएगा और शोर करना बंद कर देगा। लोभ का मतलब है किसी व्यवहार को आपको खत्म करना है, तो या तो वो धीरे धीरे खत्म होता है या बिल्कुल ही जल्दी खत्म हो जाता है, ठीक है। अब हम देखते हैं स्किनर की जो थ्योरी है उसका शिक्षा में क्या उपयोग है। तो इसका एजुकेशन में इम्प्लीकेशन है, अच्छे व्यवहार की हमें प्रशंसा करनी है, पुरस्कार का उचित उपयोग करना है, कठिन विषय को छोटे छोटे भागों में सिखाना है, बच्चों को नियमित फीडबैक देना है और दंड की अपेक्षा में पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट को चुनना है, छात्रों को सीखने के लिए प्रेरित करना है। इनकी थ्योरी की कुछ लिमिटेशंस भी हैं, तो वो लिमिटेशंस क्या हैं? केवल बाहरी व्यवहार पर ही अधिक ध्यान दिया गया है, सोच, तर्क और रचनात्मकता की तो उपेक्षा की गई है, कोई बात ही नहीं की गई पूरी थ्योरी में। हर सीखने की प्रक्रिया को पुरस्कार से नहीं समझाया जा सकता, ये हम भी जानते हैं। आंतरिक प्रेरणा को कम महत्व दिया गया है क्योंकि जो पुरस्कार है ना वो एक बाहरी प्रेरणा होती है। अधिक पुरस्कार मिलने पर बच्चे का नेचर खराब हो जाता है और वो सिर्फ पुरस्कार के लिए ही काम करता है, पुरस्कार पर ही निर्भर हो जाता है और हर छोटी मोटी चीज़ों के लिए वह शर्त रखने लगता है कि अगर आप मुझे ये देंगे तो ही मैं इस काम को करूँगा, यानी कि वो बिना करने से पहले ही रीइंफोर्समेंट मांगने लगता है। तो हमारी 3 लर्निंग की थ्योरियाँ यहाँ खत्म हुई, बाकी 1-2 लर्निंग थ्योरीज और रहते हैं, हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड हिट द बेल आइकन बटन। बाय बाय फ्रेंड्स।